इस वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। पहला सवाल ये कि विधानसभा क्यों होती है और हम विधायक क्यों चुनते हैं। इसलिए कि विधायक विधानसभा में हमारी समस्याओं पर, राज्य की विकास की नीतियों पर चर्चा करें और सरकार उन नीतियों पर काम करे। दूसरा सवाल, गैरसैंण में 4 दिन का मानसून सत्र 1.5 दिन में समेटने वालों ने देहरादून में विशेष सत्र 1 दिन बढ़ा दिया, लेकिन उससे हम उत्तराखंडियों को क्या मिला। तीसरा सवाल, विशेष सत्र में कई विधायकों ने जिस तरह की बातें कही, क्या उसे सुनकर लगता है कि वे विधायक होने के लायक भी हैं। जब किसी ने कहा कि जो लोग गांव के प्रधान नहीं बन सकते थे वे विधायक और मंत्री बन गए, तो मैं इतना जोड़ना चाहूंगा कि उनमें से कुछ तो गांव के प्रधान बनने के लायक भी नहीं थे। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गंभीर मुद्दे उठाएंगे जिन पर हम सभी को गौर करने की जरूरत है इस राज्य के हित में। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता से चलाया जा रहा है। जब तक एक भी दर्शक मेरे वीडियो को देखता रहेगा या जब तक मैं रहूंगा, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा अपनी सीमित कार्रवाई और अल्प सत्र के लिए आलोचना का शिकार होती रही है। विधानसभा की कार्रवाई के समय यानी कि ड्यूरेशन के मामले में अपना उत्तराखंड पीछे से अव्वल है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। गैरसैंण में विधानसभा का 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में समेटने वाले रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित 2 दिन का विशेष सत्र 1 दिन और बढ़ा देते हैं। इससे विधानसभा की कार्रवाई के समय में बेशक कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन सवाल वही कि इससे उत्तराखंड को मिला क्या। उम्मीद थी कि रजत जयंती का मौका है, विधानसभा का विशेष सत्र है और विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन भी है, तो जरूर कोई बड़ी घोषणा होगी। हो सकता है गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए, मतलब ऐसी उम्मीद की जा रही थी। ये तो खैर होना ही नहीं था, लेकिन पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी तमाम राज्य की बुनियादी समस्याओं पर भी कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई इस 3 दिन के विशेष सत्र में। तो फिर हुआ क्या इस सत्र में? पहले आप मुख्यमंत्री जी की ही बात सुन लीजिए। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया है कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया, धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। बात तो विधि की कर रहे हैं, संविधान की कर रहे हैं, लेकिन चादरों का रंग बताकर संविधान की भावना को रौंद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या ये बताएंगे कि संविधान में वे शब्द कहां हैं जिनका आप बार बार जाप करते रहते हैं? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद। और ये जो आप चादरों के रंग बता रहे हैं वो क्या था? अब इन विधायक को सुन लीजिए। ये वे विधायक हैं जिन्हें लोग पढ़ा लिखा कहते हैं और जिन्हें खुद भी अपने पढ़े लिखे होने का बड़ा गर्व है। इन्हें लगता है कि पूरे उत्तराखंड में 1.5 लोग ही पढ़े लिखे हैं, बस एक ये खुद और आधा इनके मुख्यमंत्री। अंदर खाने ऐसा भी हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री वाले आधे को भी न मानते हों और खुद को ही एकमात्र पढ़ा लिखा मानते हों उत्तराखंड का।
इसी पढ़े लिखेपन को दिखाने के लिए ये अक्सर अंग्रेजी फेंकते रहते हैं और स्थानीय भाषाओं में कोई विधायक बोलता है तो उन्हें टोक देते हैं। वैसे टोकना इनकी आदत है, लेकिन इनकी भाषा सुनिए। फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड, हम उसमें कोई मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। देखिए वो लोग यहाँ पे सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का, एक सेकंड, सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का पंजाब समुदाय है, योगदान 200 साल से बैठिए अध्यक्ष आप कह रहे हैं ऐसी बात कोई समुदाय की मैंने बात करी। बैठ जाइए भाई, बैठिए बैठिए पूरे डिबेट के अंदर हमने कोई समुदाय की बात करी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोग रहेंगे ना, या एक एजेंडे के तहत लाकर के लोग 80% पॉपुलेशन। ये हल्द्वानी के बनभूलपुरा की बात कर रहे हैं, उस बनभूलपुरा की जो पिछले सालों से निशाने पर है। निशाने पर इसलिए है कि टोले ने यह अफवाह बड़ी शिद्दत के साथ फैलाई है कि वहां एक खास समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि मैं खुद पूरे बनभूलपुरा में घूमा हूं, वहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। एक समुदाय वालों की संख्या बेशक ज्यादा हो, और इसी संख्या को आधार बनाकर कभी रेलवे इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर देता है, तो कभी अतिक्रमण कर बनाए गए धर्म स्थल को तोड़ने की आड़ में पुलिस गोलियां चला देती है, कई लोग मारे जाते हैं। ये पढ़े लिखे विधायक इससे भी आगे बढ़ गए, कह रहे हैं कि बनभूलपुरा में लोगों के घरों के पर्दे ट्रेन से टकराते हैं। हिंदी वाले कहेंगे कि ये बात तो उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करने के लिए कही थी, पर वास्तव में यह अतिशयोक्ति अलंकार में नहीं, भीतर भरी नफरत में कही गई थी। सुनिए। नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें, और ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए, और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अब आप सुनिएगा मेरी बात। पलायन होकर सारा कुमार ट्रैक पे क्या उचित है भाई? सर क्या मतलब है सर? Why not at a safe distance from the railway track? Why not at a safe distance from the railway track? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड क्या? एक सेकंड सर, तो कानून की हमने बोरे बिस्तर बांध करके नहीं रख दिया। कानून के तहत ही राज्य बना। जरा ये पोस्टर देखिए। मुन्ना सिंह चौहान कभी खुद को जनवादी कहते थे। उत्तराखंड जनवादी पार्टी भी बनाई थी इन्होंने, और पार्टी के लिए इरशाद हुसैन नाम के उम्मीदवार इस बनभूलपुरा से ही मिले थे। एक और शानदार विधायक हैं विनोद चमोली, देहरादून के मेयर रह चुके हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो मूल रूप से यूपी के हैं और कुछ तो मुस्लिम भी हैं, लेकिन इनके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन ये विधायक कह रहे हैं कि उत्तराखंड को धर्मशाला बना दिया है, कोई भी आता है बाहर से और पैसे कमाता है, पहाड़ी लोग मुंह देखते रह जाते हैं। खास बात यह है कि हाल के सालों में सबसे ज्यादा वोटर इन्हीं के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़े हैं। ये विधायक तो यहां तक कहे गए कि तुम तो पार्टी वाले हो और मैं एकमात्र उत्तराखंडी हूं। तो मेरा ही है, सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझमें। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है। विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? बात कर रहे हैं आप? कितनी जेलें जेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। मैं जैसा बच्चा हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। बात कर रहे बात, गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, बेकार बात करते हो।
ये कौन सी बात है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक करो, उत्तराखंडी हूँ। आप पार्टी लाइन पर बात करो, मुझे बात करने दीजिए। अगर मैं पहाड़ का दर्द बांटने की बात करता तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी नहीं, हरिद्वार उधम सिंह नगर और हरिद्वार उधम सिंह नगर क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? हमारे भाई हैं, उत्तराखंड के दर्द की बात करो, उत्तराखंड के दर्द की बात करो, खाली पहाड़ और प्लेन को में मत बांटो इसको। उत्तराखंड नहीं, आप उत्तराखंड की बात करिए। राज्य में मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके फिलहाल बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय तो हरिद्वार का पानी बंद करने की धमकी दे गए। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि क्या यहां 2 स्टेट की बात हो रही है। बहस का स्तर ऐसा हुआ मानो विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा हो। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है उसका वापिस कर लो, और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए, आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए। यार तोड़ दीजिए, अभी क्या बात हो रही? 2001 पर वहां का परिणति होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो, अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत हम कैसे मर जाएंगे। रोक लो, आज फिर वही डबल बात हो गई है, वही बात हुई थी। आज रोकेंगे, छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे। ये तो बच्चों की गाड़ी जा रही है, मान लेते डिबेट का लेवल हरिद्वार वालों के साथ, प्लेन वालों के साथ। उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? 2 डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। दरअसल बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद पहाड़ के विधायकों को आईना दिखा रहे थे। कह रहे थे कि बात तो आप लोग पहाड़ की करते हैं और रहते देहरादून में हैं। कहते कहते बहक से गए, कहने लगे कि मैदानों से इतनी ही नफरत है तो टिहरी विस्थापितों को हरिद्वार से वापस ले जाओ। बस फिर क्या था, टिहरी के पंडित जी किशोर उपाध्याय भड़क गए और कहने लगे कि हम हरिद्वार का पानी रोक देंगे, यानी कि गंगा का पानी रोक देंगे। वैसे किशोर उपाध्याय जी ने ये नहीं बताया कि उस पानी को रोककर वे कहां रखने वाले हैं। इस विशेष सत्र में सबसे ज्यादा योग्यता का प्रदर्शन कथित रूप से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ही किया। लगभग हर विपक्षी सदस्य के वक्तव्य के बीच उन्होंने टोका टाकी की, लेकिन जब कांग्रेस के प्रीतम सिंह के भाषण के बीच उन्होंने ऐसी ही हरकत की तो प्रीतम सिंह बिफर गए, और फिर जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। हमने चुपचाप सुना, हमने सहा उस बात को, यही तो कहा। तो हमें इंटरप्ट थे। बैठिए, अरे मुझे धमकाने की कोशिश न ये गलत है, नहीं आप 10 मिनट बात रख रहे हैं, माननीय और ये कहा जा रहा है कि सत्ता के लोग हमारे को बोलने का मतलब सत्ता के लोग बोलते रहेंगे माननीय अध्यक्ष, ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी सीनियर विधायक बोल रहे हैं। जरा इन विधायक को सुनिए, कैबिनेट मंत्री भी हैं, नाम है सुबोध उनियाल। शराब की दुकानें खोलने पर तर्क दे रहे हैं। 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई।
ये बहुत अच्छी बात की आपने क्या? कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ ये तो कहा आपने। हाँ आपने कहा कि एक्सीडेंट होते थे, जहां इधर दुकानें थी, उधर दुकानें थी, दूर दुकानें थी, इसलिए वहां पर बार बार एक्सीडेंट होते थे, अबे दुर्घटनाएं पूरी सुन लीजिए ना आप। तो इसलिए वहां पर जो आज पूरे उत्तराखंड में एक शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, युवा इसके चपेट में आ चुके हैं, आगोश में समा चुके हैं। क्या उनको उनके सुविधा के लिए इतने दुकानें, नई दुकानें आपने खोल दी, इसका मकसद आपका ये कहना है ना? मंत्री जी से एक सवाल पूछना तो बनता है। 11 लोग मरे थे तो आपने शराब का ठेका खोल दिया। रोज बिना अस्पताल, बिना इलाज के पहाड़ों में लोग मर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं मर रही हैं। इसी नीति के आधार पर या इसी अनुकंपा के आधार पर उनके लिए अस्पताल क्यों नहीं खोलते? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। खैर, तो ये हुआ इस विशेष सत्र में। सत्र का बड़ा हिस्सा नफरत और क्षेत्रीयता की राजनीति में डूब गया। किसी ने सांप्रदायिक एजेंडा आगे रखा तो किसी ने पहाड़ बनाम मैदान की बहस को हवा दी। 3 दिन का यह सत्र राज्य के भविष्य की दिशा तय कर सकता था, पर हुआ उल्टा। विधानसभा जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां कुंठा, आरोप प्रत्यारोप और असंवेदनशील बयानबाजी गूंजती रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, और वीडियो को शेयर करने के रूप में भी हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।